नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, करंट अफेयर की खास करके वीकली करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे मई महीने के सेकेंड वीक की। 8 मई से 14 मई इसका करंट अफेयर का रिवाइज करेंगे, हम लोग रिवीजन करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। इसकी क्विज पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड की जाएगी और ये सारा चीजें आप हमेशा की तरह एमजेटी ऐप पर बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हो। फ्री पीडीएफ सेक्शन में जाना है, आपको फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है और फ्री क्विज सेक्शन में जाकर के आपको क्विज लगा लेनी है। ठीक है, ऐसे आप पिछले सभी महीनों के, सभी वीक्स के, सभी दिनों के करंट अफेयर का और भी बहुत सारी चीजों का यहाँ पर प्राप्त कर सकते हो एक्सेस। वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, जीएस सफलता बैच 2.0 आज अंतिम दिन है। 15 मई यानी आज से क्लासेस में स्टार्ट हो चुकी हैं और अगर आज आप परचेज करते हो तो आपको 799 में ये बैच मिलेगा। ठीक है, और अगर आप जाते हो वहां पर एप्लीकेशन पर परचेज करने तो 10% का हो सकता है आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाए, सरप्राइज डिस्काउंट। ठीक है, लेकिन अगर आज के बाद परचेज करोगे इस बैच को तो फिर ये बैच आपको 999 में मिलेगा। ठीक है, सारे सब्जेक्ट कवर कराए जा रहे हैं, 18 महीने की वैलिडिटी दी जा रही है। 3 से 4 महीनों में पूरा का पूरा बैच कंप्लीट हो जाएगा आपका। 18 महीनों तक आप एक्सेस कर पाओगे, हर महीने की ई बुक मिलेगी आपको। ठीक है, और भी बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। डेमो क्लासेस आ गई हैं, जाइए एप्लीकेशन पर डेमो क्लासेस लीजिए, पता कीजिए कि कैसे किस प्रकार की क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। क्लियर? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इस वीक का, हाल ही में एससीओ सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर हुई? तो जैसा कि आप सबको पता है कि एससीओ का संगठन की बैठक जो है वो इंडिया में इस बार हो रही है, यानी कि इंडिया मेजबानी कर रहा है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसके अभी विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी। ये बैठक हुई गोवा में। कहां पर? गोवा में ये बैठक हुई एससीओ की। ठीक है, तो यहां पर देखो पाकिस्तान के भी विदेश मंत्री, चाइना के विदेश मंत्री, ये सभी आए हुए थे, यहां पर शामिल हुए। तो 4 और 5 मई को ये बैठक हुई विदेश मंत्रियों की। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेजबानी भारत कर रहा है। इसकी थीम इस बार की रखी गई है सिक्योर एससीओ। ठीक है, इस प्रकार से इसका लोगो है, सिक्योर एससीओ जो है ये है इसका थीम इस बार की। पाकिस्तान और भारत दोनों एससीओ से 2017 में जुड़े थे। 2017 में ये दोनों नए देश के रूप में जुड़े थे। एससीओ के आज 9 देश हो चुके हैं और 9 देश के लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताया हुआ था कि भारत की रुचि, पाकिस्तान का ईरानी ताऊ। कमेंट बॉक्स में मुझे डिकोड करके बताओ। वैसे तो यहाँ पर सभी देशों के नाम रखे गए हैं। 2001 में एससीओ की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है रसियन और मंदारिन। क्लियर? तो भारत इस बार मेजबानी कर रहा है। भारत इस बार G20 की भी मेजबानी कर रहा है और एससीओ की भी मेजबानी कर रहा है। तो दोनों ही मेजबानी करने की वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है दोनों समिट, आप याद रखेंगे। अगला, हाल ही में जेपी मॉर्गन ने किस बैंक का अधिग्रहण किया? तो जेपी मॉर्गन दोस्तों ये अमेरिका की सबसे बड़ी बैंक है। इसने अभी फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का अधिग्रहण किया है, यानी एक्वायर कर लिया है इसको, इसका एक्विजिशन किया है। तो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक जो कि अभी कुछ दिन पहले चर्चे में आई थी कि डूब रही है, तो उसको एक प्रकार से जेपी मॉर्गन ने ये एक्विजिशन करके बचाया है एक प्रकार से। ठीक है, 173 बिलियन डॉलर के ऋण और लगभग 30 बिलियन डॉलर की प्रतिभूतियों का अधिग्रहण करने के लिए ये डील हो चुकी है। जेपी मॉर्गन के बारे में अगर बात करें तो वैसे तो बहुत पुरानी कंपनी है, 1877 में स्थापित हुई थी, लेकिन सन 2000 को चेज नेशनल बैंक के साथ इसका मर्जर हो गया था, तो इसीलिए इसको जेपी मॉर्गन एंड चेज कहा जाने लगा। ठीक है, इसके सीईओ हैं जेमी डिमॉन और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। अगला, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? तो वो बन गए हैं बाबर आजम। बाबर आजम दोस्तों ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, और इन्होंने सबसे तेज ओडीआई मैचों में 5000 रन कंप्लीट किए हैं। यहाँ पर देखिए आर्टिकल है ट्रिब्यून का आपके सामने। इन्होंने दोस्तों 97 पारियों में ही 5000 रन अपने पूरा कर लिए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने ये कीर्तिमान हासिल किया और दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी हासिम अमला का रिकॉर्ड तोड़ा। हासिम अमला 101 मैच में 5000 रन पूरे किए थे। इनके बाद विराट कोहली के नाम ये रिकॉर्ड था, 114 पारियों में वो चौथे स्थान पर थे। विवियन रिचर्ड्स तीसरे स्थान पर हैं, वो भी 114 पारियों में 5000 रन सबसे तेज बनाए थे। तो बाबर आजम के नाम अब नया रिकॉर्ड हो गया। क्लियर? पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। अगला, 8 मई को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो 8 मई को दोस्तों मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ विश्व थैलीसीमिया दिवस भी मनाया जाता है। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन यहाँ पर आप लगा देंगे। तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे तो मैं आपको कहूंगा तो इसको तो भूलिएगा मत, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको याद ही रखना है। ठीक है, रेड क्रॉस डे हेनरी डुनन की जयंती को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि रेड क्रॉस जो संस्था है उसकी इन्होंने ही स्थापना की थी। ये प्रकार का समझ लो कि एनजीओ टाइप का है। ठीक है,
लोगों की हेल्प करने में काम आता है। हेनरी डुनेंट को दोस्तों नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया जा चुका था और ये सबसे पहले नोबेल पीस प्राइज पाए थे हेनरी डुनेंट, ठीक है, सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे। इस बार की थीम रखी गई है एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति की स्थापना 1863 में हुई थी और इसकी स्थापना हेनरी डुनेंट ने ही की थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। अगला, अब वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। थैलेसीमिया रोग के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, ठीक है। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक विकार होता है। इस बार की थीम रखी गई है स्ट्रेंथेनिंग एजुकेशन टू ब्रिज द थैलेसीमिया केयर गैप। अगला, मैड्रिड ओपन का खिताब किसने जीता? तो देखो मैड्रिड ओपन 2023 का खिताब जीत लिया है कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज ये स्पेन के खिलाड़ी हैं और इन्होंने मैड्रिड ओपन का खिताब इस बार भी जीत लिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इन्होंने यान लेनार्ड स्ट्रफ को हराया है और दूसरी बार लगातार इन्होंने जीता है। पिछली बार भी यही जीते थे। राफेल नडाल के बाद पहले ऐसे खिलाड़ी बने जो लगातार 2 बार ये मैड्रिड ओपन जीते हों। ओके, वहीं विमेंस में अगर पूछा जाए, ये तो मेन सिंगल के थे। विमेन सिंगल का किसने जीता? तो सेबलेंका ने, अरीना सेबलेंका ने जीता है इसको। अगला, हाल ही में विमोचित पुस्तक माई लाइफ एज ए कॉमरेड, इसको किसने लिखा है? तो ये आत्मकथा है दोस्तों के सैलजा की। के सैलजा अगर आपको याद हो, अगर आप 1-2 सालों से करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे तो मैंने आपको बताया था ये केरल की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। केरल की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री बनी थी ना, स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। तो इन्होंने अब अपनी आत्मकथा लिखी हुई है, ठीक है, माई लाइफ एज ए कॉमरेड। तो यहां पर है इनकी ये पुस्तक, इनकी ये आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है के सैलजा, ये आपको इमेज में दिख रही हैं। अगला, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने एक विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया? तो ऑपरेशन मर्यादा दोस्तों शुरू किया है उत्तराखंड ने। ये उत्तराखंड पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है ऑपरेशन मर्यादा। इसके तहत 67 पीपल्स को अरेस्ट भी किया गया है। एक प्रकार से ये सोशल कैंपेनिंग के जरिए, एक स्पेशल कैंपेनिंग के जरिए ये शुरू किया है उत्तराखंड पुलिस ने, यूके पुलिस ने कह सकते हैं, जिससे जो टूरिस्ट प्लेस पर जो लोग गंदगी फैलाते हैं, कचरा फैलाते हैं, उन पर जुर्माना लगाया जाए और उनको एक प्रकार से गिरफ्तार किया जाए, जिससे स्वच्छता बरकरार रखी जा सके तीर्थ और पर्यटन स्थलों को, ठीक है। उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक हैं अशोक कुमार। अगला, हाल ही में किसने 17.37 मीटर की छलांग लगाकर ट्रिपल जंप में एक नया रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों प्रवीण चित्रवेल ने एक नया नेशनल रिकॉर्ड सेट किया है। ये देखिए ट्रिपल जंप में इन्होंने नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया हुआ है। ये क्यूबा के हवाना में अभी एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की ट्रिपल जंप प्रतियोगिता में 17.37 मीटर की छलांग लगाए हैं। ये एक नेशनल रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। अगला, हाल ही में फिक्शन के लिए 2019 का पुलित्जर पुरस्कार किसे मिला? तो देखो पुलित्जर पुरस्कार ये होता है पत्रकारिता का क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार, अमेरिका द्वारा दिया जाता है अमेरिका में। तो पुलित्जर पुरस्कार के तहत बहुत सारी कैटेगरीज में अवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है फिक्शन के लिए, तो फिक्शन के लिए बारबरा किंगसोल्वर और हर्नान डियाज, इन दोनों को दिया गया है, ठीक है। पूरी लिस्ट में आपको दिखा देता हूं। ये देखिए पब्लिक सर्विस के लिए, ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है, ये हर प्रकार की लोकल रिपोर्टिंग हुआ, एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग हुआ, सब प्रकार की रिपोर्टिंग वगैरह के लिए अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें देखो पत्रकारिता श्रेणी में नेशनल रिपोर्टिंग के लिए वाशिंगटन पोस्ट को दिया गया है, वाशिंगटन पोस्ट की कैरोलिना किचनर को, और इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारियों को दिया गया। पब्लिक सर्विस के लिए एसोसिएटेड प्रेस को दिया गया। और साहित्य श्रेणी में अगर बात करें तो देखो ये पत्रकारिता और साहित्य दोनों की श्रेणी में दिया जाता है पुलित्जर, ठीक है ना। तो जो मेन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिक्शन के लिए बारबरा किंगसोल्वर और हर्नान डियाज को दिया गया। ड्रामा के लिए सनाज टूसी द्वारा इंग्लिश के लिए दिया गया। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 से हुई थी। पत्रकारिता का सबसे बड़ा पुरस्कार है ये। अगला, अच्छा एक पुलित्जर हुआ, एक होता है प्रियज्कर, ठीक है ना। नाम थोड़ा सा मिलता जुलता है तो लोग कंफ्यूज होते हैं। प्रियज्कर पुरस्कार जो होता है ये आर्किटेक्ट के क्षेत्र में, यानी वास्तुकला के लिए, वास्तुकला आर्किटेक्ट के लिए ये दिया जाता है, ठीक है ना। आर्किटेक्ट की कैटेगरी में, वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये पुलित्जर जो हुआ ये पत्रकारिता और साहित्य में। अगला, हाल ही में किसने स्टार्ट कार्यक्रम शुरू किया? स्टार्ट प्रोग्राम दोस्तों शुरू किया गया है इसरो के द्वारा। बेसिकली इसरो इसके थ्रू लोगों को, जो युवा हैं उनको ट्रेंड करेगा, खास करके जो पीजी फाइनल के और यूजी के अंडर ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट हैं उनको ये ट्रेंड करेगा, ठीक है।
तो स्टार्ट कार्यक्रम का फुल फॉर्म होगा स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन और अंतिम वर्ष के स्नातक छात्र यानी कि फाइनल ईयर के जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। इसके तहत वो स्पेस साइंस को अच्छे से समझेंगे। हीलियो फिजिक्स क्या है, सूर्य पृथ्वी इंटरेक्शन क्या है, एरोनॉमी, ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान, स्पेस साइंस, ये सभी चीजों पर सीखेंगे जिससे भविष्य में वो साइंटिस्ट बनकर इसरो की मदद कर सकें। इसरो की स्थापना दोस्तों 1969 में हुई थी 15 अगस्त के दिन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म होता है। अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ जी और हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। अगला, हाल ही में कहां पर 42वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो अभी हाल ही में 42वां आसियान शिखर सम्मेलन दोस्तों ये आयोजित हुआ इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के जकार्ता में ये आयोजित हुआ है, ठीक है। और आसियान अफेयर्स एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ, ये इसकी थीम रही है इस बार की। 42वां इस बार का इसका संस्करण था। इसका उद्देश्य था कि विकास के पीछे केंद्र और प्रेरक शक्तियां बनने के लिए ब्लॉक की आशाओं और प्रयासों को प्रदर्शित करना। आसियान दोस्तों 10 देशों का एक संगठन है और ये 10 देश कौन कौन से हैं? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, यानी कि दक्षिण पूर्वी देशों का ये एक संगठन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। मुख्यालय इसका जकार्ता में ही है, इंडोनेशिया में। 1967 में स्थापित हुआ था। 10 देश कौन कौन से हैं? ब्रुनोई, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो, इंडिया इसका सदस्य नहीं है। अगला, हाल ही में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप अभी आयोजित हुआ। भारत के 3 खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं और 3 के तीनों खिलाड़ियों ने कौन सा मेडल जीता? सिल्वर मेडल जीता, ठीक है। तो 3 आए मेडल और तीनों आए सिल्वर मेडल। यहाँ पर देखिए आयोजन इसका हुआ दक्षिण कोरिया के जिंजू में। 3 खिलाड़ी कौन कौन से रहे? 3 खिलाड़ी बेसिकली मतलब 2 ही खिलाड़ी थे, 3 मेडल आए हैं। तो जेरेमी लाल निरुंगा ने 67 किलोग्राम के स्नैच वर्ल्ड में रजत जीता यानी सिल्वर जीता। और बिंदिया रानी देवी, इन्होंने 2 मेडल जीते हैं अकेले, एक तो 55 किलोग्राम की कैटेगरी में और एक 111 किलोग्राम की कैटेगरी में, ठीक है, क्लीन एंड जर्क में। तो 2 मेडल इन्होंने और 1 मेडल इन्होंने, टोटल 3 सिल्वर आए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चेन्नई और ओडिशा में भयंकर तबाही मचाने वाला चक्रवात मोका कहां से उठा है? तो दोस्तों मोका नाम का चक्रवाती तूफान, मोका या मोचा कहें, इस नाम से चक्रवाती तूफान वही बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ है, ठीक है। और ये काफी तेजी से बढ़ रहा है और इसके लिए राज्य जो हैं, स्टेट जो हैं, वो अपने राज्यों में अलर्ट्स जारी कर रहे हैं। मोचा नाम का ये चक्रवाती तूफान, इसको नाम दिया है यमन ने। नाम कैसे दिया जाता है ये मैं अभी आपको बताऊंगा, पूरी लिस्ट होती है, पहले से डिसाइड होता है। तो इसे मोका आपको कहीं कहीं दिखा मिलेगा, कहीं मोचा दिखा मिलेगा या मोखा दिखा मिलेगा। एक्चुअली में यमन का एक शहर है मोखा, उसके नाम पर इसको नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये बंगाल की खाड़ी से उठा है, इसको ध्यान रखिएगा। ये रही पूरी लिस्ट। ये पहले से ही 13 देशों के द्वारा, अपने देखो हिंद महासागर के क्षेत्र में 13 देशों का ये यूनिट है और ये 13 देश मिल करके अपनी लिस्ट पहले से ही जारी किए हैं। सभी देश 13 लिस्ट जारी किए हैं और बिल्कुल ऐसे ही सीरियल वाइज ही नाम रखे जाते हैं। यहाँ पर देशों के नाम बिल्कुल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे गए हैं, जैसे बी फॉर बांग्लादेश, उसके बाद देखो देशों में आई आता है, आई फॉर इंडिया, फिर ईरान, फिर उसके बाद एम है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर यमन की बारी चल रही है, यमन ने नाम दिया है मोचा, ठीक है, मोचा। अब अगला जो होगा, अब ये लिस्ट ओवर हो गई तो अब अगली बार फिर से यहां से नाम शुरू होगा। तो अगला जो तूफान आएगा उसका क्या नाम होगा? विपराजय। किसने नाम दिया होगा? वो बांग्लादेश ने नाम दिया है, ठीक है। उसके बाद जो नाम आए वो तूफान आएगा उसका नाम दिया जाएगा तेज। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कौन सा तूफान किसके द्वारा रखा गया है नाम। अगला, हाल ही में पाकिस्तान ने 75 सालों में पहली बार किस देश को अपना हज कोटा सरेंडर किया? तो पाकिस्तान ने दोस्तों सऊदी अरब को अपना हज कोटा सरेंडर किया है। सरेंडर मतलब जो हज कोटा होता था ना, जिसे हज कोटे के तहत मतलब इतने देश से इतने नागरिक आ सकते हैं, ये कोटा होता है डिसाइड। तो उसमें से 10% कोटा जो है पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है, जिससे वो कुछ पैसे बचा सके। पाकिस्तान ने कहा है कि 8000 जो सीटें हैं ये वापस कर दिए हैं, जिससे $24 मिलियन की बचत होगी पाकिस्तान की, ठीक है, यानी कम ही लोग को ये भेज रहा है। तो सऊदी अरबिया में ही लोग हज करने जाते हैं, आप जानते हो मक्का मदीना है वहां पे, ठीक है। अगला, किस राज्य ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नीति पेश किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में स्टेट रोबोटिक्स नीति पेश किया है तेलंगाना ने। इसने कहा है कि ये फ्यूचर में रोबोटिक्स पर काम करेगा और रोबोटिक्स में अग्रणी बनेगा। मतलब तेलंगाना
आगे आने वाले टाइम पर आत्मनिर्भर रोबोटिक्स बनाने की कोशिश करेगा। तेलंगाना, यहाँ पर देखो हैदराबाद इसकी कैपिटल होती है और बाकी डिटेल्स यहाँ पर आपके सामने है। के चंद्रशेखर राव बीआरएस पार्टी से यहाँ के सीएम है। इनकी पार्टी का नाम पहले टीआरएस था, अब हो गया बीआरएस। ठीक है, बाकी जिलों की संख्या 33 है। 2 जून 2014 को ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। आगे, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किसने जीता? इसको जीत लिया है दोस्तों लियोनेल मेसी ने। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं और इन्होंने लॉरियस स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब इस बार भी जीत लिया है। कुछ और अवार्ड दिए गए, जैसे वर्ल्ड स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का, वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड लियोनेल मेसी को मिला। वर्ल्ड स्पोर्ट विमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड सेली एंड फ्रेजर प्रीस को मिला। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड अर्जेंटीना पुरुष फुटबॉल टीम को मिला। और वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला कार्लोस अल्कराज को। कार्लोस अल्कराज टेनिस के खिलाड़ी हैं, इनका नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को ये अवार्ड मिला है। अर्जेंटीना ने ही इस बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है। फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था ना अभी 2022 वाला, उसका ये विनर है अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा करके जीता है। ठीक है, कहां पर आयोजन हुआ था? कतर में आयोजन हुआ था। अगला, अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ यानी FIBA, इसने 2027 में मेंस का बास्केटबॉल वर्ल्ड कप करने के लिए किस देश को होस्ट कंट्री चुना? तो दोस्तों FIBA के द्वारा 2027 का जो पुरुषों का बास्केटबॉल वर्ल्ड कप होगा वो होगा कतर में। कहां पर होगा? कतर में। अगला संस्करण देखो, इस साल का संस्करण अभी होने वाला है 2023 वाला, उसके बाद 4 साल बाद अगला संस्करण होगा। तो अगला संस्करण जो होगा वो होगा 20वां, इस बार 19वां है। 19वां कहां पर हो रहा है? जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस में होगा। कब होगा? 25 अगस्त से 10 सितंबर के बीच होगा। FIBA के द्वारा ये आयोजित कराया जाता है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल एमेच्योर के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर है मीस, स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं हमाने नियांग और स्थापना हुई थी 1932 में। क्लियर? तो कतर करेगा मेजबानी अगले बास्केटबॉल वर्ल्ड कप की। कतर अभी फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी किया था 2022 में, फीफा वर्ल्ड कप 2022 की। क्लियर? आगे, अप्रैल 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे चुना गया? देखो, ICC के द्वारा हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया जाता है, एक पुरुष खिलाड़ी को, एक महिला खिलाड़ी को बेस्ट प्रदर्शन के लिए। तो इस बार दोस्तों ये दिया गया है फखर जमान और नारुमोलाई चायवाई को। नारुमोल चायवाई ये हैं थाईलैंड की और फखर जमान हैं पाकिस्तान के। तो दोनों क्रिकेटर्स को दिया गया। आर्टिकल आपके सामने है इकोनॉमिक टाइम का। ठीक है, तो ये दोनों खिलाड़ी कहाँ के हैं ये पूछा जा सकता है, आपसे ध्यान रखिएगा। ICC ये अवार्ड 2021 के जनवरी महीने से ही देना शुरू किया है और पहला विजेता ऋषभ पंत को चुना गया है। ICC की बात करें 1909 में स्थापना हुई थी, दुबई में हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले और इसके CEO हैं जोफ अलार्डिस। ICC बोले तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? तो ये दिवस मनाया गया दोस्तों 11 मई को। क्यों? क्योंकि 11 मई को ही 1998 में भारत ने दूसरा पोखरण परीक्षण किया था। याद होगा आपको, ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति के तहत इंडिया ने परमाणु परीक्षण किया था। इंडिया ने दुनिया को दिखाया था कि हम भी अब परमाणु कैपेबल देश बन गए हैं, न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री बन गए हैं। हालांकि ये दूसरा पोखरण परीक्षण था, इसके पहले भी भारत कर चुका था। 1974 में एक बार किया था, लेकिन वो बहुत ही लो इंटेंसिटी का था। इस बार जो 1998 में किया गया ना, ये बहुत ही हाई इंटेंसिटी का था, मतलब ये न्यूक्लियर बम टाइप वाला था। तो इसका परीक्षण इंडिया ने किया ऑपरेशन शक्ति के तहत। ऑपरेशन शक्ति, ये ऑपरेशन पूछा जा सकता है आपसे। और जो पहला वाला हुआ था ना, इसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा नामक इसका रखा गया था, ध्यान रखना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ था। अच्छा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल मनाया जाता है। इसकी थीम इस बार रखी गई स्कूल टू स्टार्टअप इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। ओके, तो पोखरण 2 के नाम से जाना गया, शक्ति परीक्षण नाम दिया गया था। आगे, हाल ही में किस राज्य के शांति निकेतन टेंटेटिव को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने के लिए प्रस्तावित किया गया? तो देखो, अभी इसकी बैठक होने वाली है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज समिट के लिए। तो वो जो समिट होने वाली है सऊदी अरब में होगी और उसके लिए भारत ने रिकमेंड किया है कि भाई हमारे हिसाब से ना जो शांति निकेतन है इसको आपको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लेना चाहिए। अच्छा, आप बताओ शांति निकेतन है कहाँ पर? शांति निकेतन है पश्चिम बंगाल में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, जानते हो? उनके पिताजी ने की थी, देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने उनकी शांति निकेतन की स्थापना की थी। फिर उनके बेटे जो है विरासत को आगे बढ़ाए, शांति निकेतन को आगे बढ़ाए, वहीं पर विश्व भारती स्कूल की स्थापना कर दी उन्होंने। ठीक है,
तो यूनेस्को के द्वारा ये हो सकता है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इस बार शामिल कर लिया जाए। अगर ये शामिल होता है शांति निकेतन, जो कि पश्चिम बंगाल में है स्थित, ठीक है, तो ये बन जाएगा भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल। आपको पता होगा 40 विश्व धरोहर स्थल भारत में ऑलरेडी हैं यूनेस्को के, जिसमें से 39वां मैंने आपको बताया था कि रामप्पा मंदिर तेलंगाना वाला है, और 40वां मैंने आपको बताया था धौलावीरा है, ठीक है। और धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का इकलौता ऐसा क्षेत्र है जो इसके यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। फिलहाल शांति निकेतन हो सकता है ये शामिल कर लिया जाए। ध्यान रखना ये समिट होगी रियाद सऊदी अरब में, सितंबर में होगी समिट। यूनेस्को के बारे में तो आप बेसिक चीजें जानते होंगे, चलिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में है, पेरिस में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अजोले, आंद्रे अजोले है इसके अध्यक्ष। क्लियर है ना? आगे, हाल ही में किस डॉक्यूमेंट्री ने प्रतिष्ठित पीबॉडी अवार्ड 2023 जीता? तो पीबॉडी अवार्ड जीता है दोस्तों इस बार किसने? राइटिंग विद फायर ने। राइटिंग विद फायर डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में ये जीता हुआ है। ये ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हो चुकी थी, डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में ही 2022 में ये ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो चुकी थी। इसके डायरेक्टर हैं रिंटू थॉमस और सुष्मिता घोष, इनका नाम आप याद रखिएगा, सुष्मित घोष। अगला, भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी सीएमडी बनने वाली पहली महिला कौन बनी? तो इसकी चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनने वाली पहली महिला बन गई हैं दोस्तों, कौन? परमिंदर चोपड़ा। परमिंदर चोपड़ा पीएफसीएल की बन गई हैं अब चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, ये पहली महिला होंगी। आपको अगर याद हो तो पीएफसीएल जो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये अभी महारत्न कंपनी का दर्जा पाई थी, महारत्न कंपनी का दर्जा भी पाई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। वर्तमान में वैसे 12 महारत्न कंपनियां हैं, ठीक है, तो सारी चीजें यहाँ पर दिया गया है। पीएफसी की बात करें तो 1986 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। अच्छा जी, ये सफलता बैच के बारे में एक बार फिर से मैं बता दूं, आज लास्ट डेट है, अगर आप इसको लेते हो तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा पाओगे, और साथ ही साथ ये बैच 799 में ही पा पाओगे। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा स्टार्ट, START, कैपिटल लेटर विदाउट एनी स्पेस, स्टार्ट यूज करते हो तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। डेमो क्लासेस आ चुकी हैं, जाकर के इसको आप ले सकते हो, एक्सेस कर सकते हो 18 महीने की वैलिडिटी के साथ। ये सारी चीजें मिलेंगी आपको MZT ऐप पर। MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अगर आपको कोई और एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड। तो आगे, चीन और पाकिस्तान किस देश के साथ आर्थिक मार्ग यानी CPEC का विस्तार करने पर सहमत हुए? तो चाइना और पाकिस्तान अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिए हैं CPEC में, CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसमें अब अफगानिस्तान भी शामिल होगा। ये बहुत लंबी बातचीत चली, डील चली। अब देखो चाइना ना इसके लिए ये कैसे ट्रैप में फंसा रहा है, इसको मैंने एक डिटेल वीडियो में बना करके अभी आपको बताया था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में, कि चाइना का BRI मॉडल क्या है। BRI बोले तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मॉडल, ठीक है, तो वो मॉडल क्या है इसके बारे में मैंने आपको बताया था, एक वीडियो दी हुई है, आप जा करके देखिएगा, बहुत खूबसूरत वीडियो है। तो फिलहाल अभी चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई और उसमें यह फैसला लिया गया, अफगानिस्तान भी राजी हो गया इससे जोड़ने के लिए। BRI जो मॉडल है ये एक प्रकार से बहुत बड़ा एक मेगा प्रोजेक्ट है चाइना का, जिसके तहत दुनिया भर के 140 से ज्यादा देश कनेक्ट हो रहे हैं और वो चाइना के व्यापार नीति का हिस्सा होंगे। अगला, गुची की ग्लोबल एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो वो बन गई हैं दोस्तों आलिया भट्ट। आलिया भट्ट गुची की ग्लोबल एम्बेसडर बनाई गई हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। आलिया भट्ट वैसे फ्रूटी, जियो सिनेमा, पर्क्स, मिंत्रा, इन सभी की भी ब्रांड एम्बेसडर है। अच्छा, जब डेली करंट अफेयर मैंने जब ये क्वेश्चन पढ़ाया था तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, सर जियो सिनेमा के आपने कुछ दिन पहले रोहित शर्मा को और सूर्य कुमार यादव को बताया था, अभी आप बता रहे हो कि ये है आलिया भट्ट है। तो देखो, कोई एक ब्रांड का कोई जरूरी नहीं केवल एक ही ब्रांड एम्बेसडर हो। आजकल ना कंपनियां क्या कर रही हैं कि एक ही ब्रांड का बहुत सारे स्टार को ब्रांड एम्बेसडर बना रही हैं। जैसे आप देखो ड्रीम 11, अब आप ड्रीम 11 में कितने खिलाड़ियों को देखते हो वो प्रचार करते रहते हैं, ठीक है, वो सब ब्रांड एम्बेसडर है उसके। तो आजकल जैसे मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट की जब सेल चलती है तो अमिताभ बच्चन, विराट कोहली सब आ जाते हैं, ठीक है, तो ये सभी सब के सब ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसके लिए टेंशन मत लिया करो, एक कंपनी के एक से ज्यादा ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं। कुछ और भी यहाँ पर लिस्ट है। आयुष्मान खुराना को अभी वेकफिट का बनाया गया था, परिणीति चोपड़ा KBM स्पाइसेस के, ऋषभ पंत स्टार स्पोर्ट, सलीमा टेटे AHF एथलीट की, MS धोनी को वाईकॉम 18, विराट कोहली लक्जर, सूर्य कुमार यादव जियो सिनेमा, सचिन तेंदुलकर सेवलान इंडिया और रणवीर सिंह पेप्सिको। अगला,
WHO ने किस बीमारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की श्रेणी से हटाया? तो देखो मंकी पॉक्स और कोविड-19 इन दोनों को अब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की लिस्ट से हटा दिया गया है। WHO के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया और दोनों के लिए ये आर्टिकल मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। ठीक है, तो दोनों अब ग्लोबल कंसर्न नहीं है, इसलिए ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की लिस्ट से इसे हटा दिया गया है। मंकी पॉक्स का कुछ दिन पहले ही नाम बदलकर एमपॉक्स किया गया था WHO के द्वारा ही। ठीक है, और कोविड तो आप जानते ही हो, कोविड का नाम इन्होंने ही, कोविड को ही पहले ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी में घोषित किया था, तो अभी इसको हटा दिया है। ठीक है, WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। महासचिव हैं टेड्रोस एधनोम और जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। अगला, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर देखिए रामनाथ कोविंद जी ने इनको ये अवार्ड दिया है, जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे भारत के। मुंबई के खड़मुखानंद ऑडिटोरियम में इनको ये अवार्ड दिया गया, 10 लाख रुपए मिले और एक प्रशस्ति पत्र मिला। ये पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार और डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। पिछले कुछ विजेताओं की बात करें तो 2022 के लिए हर्षाली मल्होत्रा को मिला था, 2020 के लिए ऋचा चड्ढा को, 2018 के लिए प्रकाश अंबेडकर और 2017 के लिए मायावती को मिला था। मोनलम चेनमो उत्सव कहां पर मनाया गया? तो ये दोस्तों मनाया गया लद्दाख में। मोनलम चेनमो उत्सव फेस्टिवल लद्दाख के लेह में ये आयोजित किया गया। एनुअली ये फेस्टिवल होता है, यानी वार्षिक उत्सव होता है। ये वहां पर 5 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, तो अभी ये गोनपा एसोसिएशन के द्वारा मनाया गया। ठीक, अगला, पिछले 3 सालों से ये हालांकि नहीं हुआ था क्योंकि कोविड चल रहा था, लेकिन इसके बाद ये हर साल मनाया जाता है। वैसे लद्दाख के कुछ और प्रमुख जो महोत्सव हैं अगर उनको देखें, ये महोत्सव कर लो यहाँ पर, कुछ और महोत्सव जो हैं उनको अगर देखें तो हेमिस फेस्टिवल मनाया जाता है, लोसर फेस्टिवल, सिंधु दर्शन, प्यांग टेडुप, ठीक है, दोमुस्चे, साका दावा, ये सभी। हाल ही में चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? राइट टू वॉक, ये लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है पंजाब। कुछ दिन पहले आपने सुना था एक राजस्थान ने राइट टू हेल्थ लाया था, राइट टू हेल्थ, ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा, इसको राजस्थान लाई है, राजस्थान सरकार ने इसके लिए बिल पास किया था। और यहाँ पर पंजाब ने चलने का अधिकार, राइट टू वॉक शुरू किया है। ठीक है, पंजाब ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है, पैदल चलने का अधिकार है। ठीक है, इसके लिए वहां पर जगह जगह पर फुटपाथ और साइकिल ट्रैक बनाए जाएंगे। अगला, आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो सबसे ज्यादा विकेट टेकर बन गए हैं दोस्तों यजुवेंद्र चहल, यजुवेंद्र चहल, यजुवेंद्र चहल। ठीक है, ये राजस्थान रॉयल की टीम से अभी इस बार खेल रहे हैं आईपीएल, और इनके टोटल आईपीएल में 187 विकेट हो चुके हैं। ठीक है ना, और इससे ज्यादा भी अभी हो सकते हैं, आगे बढ़ जाए, क्योंकि अभी आईपीएल चल रहा है तो ये संख्या बढ़ सकती है, तो संख्या पे मत जाइए। कुल मिलाकर ये समझिए कि इनके सबसे ज्यादा विकेट हो चुके हैं। दूसरे स्थान पर देखो ड्वेन ब्रावो हैं, क्योंकि ड्वेन ब्रावो इस बार खेल नहीं रहे हैं, तो इस बार इनका रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन ही समझिए। ठीक है, यजुवेंद्र चहल का राजस्थान रॉयल की टीम से। कुछ और चीजें आईपीएल से रिलेटेड जो हाईलाइट्स हैं उनको जान लीजिए। एक तो T20 फॉर्मेट में होता है, टाटा इसका टाइटल स्पॉन्सर है, तो टाटा आईपीएल के नाम से आप सुनते हो। 16वां इसका संस्करण है, 2008 शुरू हुआ था, 2023 चल रहा है। ठीक है, 10 टीमें इस बार खेल रही हैं, 2 टीमें नई जुड़ी थी पिछली बार, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स। गुजरात टाइटंस पिछली बार विजेता भी रही। मुंबई सबसे ज्यादा बार 5 बार खिताब जीती हुई है। विराट कोहली मोस्ट रन बनाने वाले हैं, 7000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। अभी भी आईपीएल चल रहा है, तो अगेन मैं फिर से बताऊंगा आपको कि रन और भी ज्यादा बढ़ सकता है, तो डाटा पर मत जाओ। यजुवेंद्र चहल 187 विकेट अभी हैं, लेकिन और भी संख्या बढ़ सकती है। क्लियर? टीवी राइट है स्टार स्पोर्ट के पास और डिजिटल मीडिया राइट है जियो सिनेमा के पास। क्लियर है? आगे यहाँ पर वही सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, आगे कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीटें जीती? तो देखो कर्नाटक विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ अभी, और इसमें कर्नाटक ने में जो कांग्रेस पार्टी है उसने 136 सीटें जीती। 65 सीटें बीजेपी को मिली और 136 सीटें मिली आईएनसी को, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को, आईएनसी को। 224 टोटल सीटें हैं कर्नाटक में, टोटल सीटें हैं 224। यहाँ पर देखो ग्राफ देख पाओगे आप। अब यहाँ पर देखो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं अभी भी कि सर 135 सीटें जीती हैं, तो देखो इसको भी देख लिया करो, ये सीट लीडिंग है। ठीक है ना, लीडिंग है मतलब कि अभी इसमें ये लीड कर रहा है, और उसके बाद कुछ जैसे कुछ रिजल्ट्स पेंडिंग रह जाते हैं, उसमें कुछ केस हो जाता है, ऑब्जेक्शन हो जाता है, रिकाउंटिंग के लिए रुक जाता है, तो वो पेंडिंग रहता है, लेकिन उसमें देखा जाता है लीडिंग कौन पर है। जो लीडिंग पर है तो समझो वही विजेता है, और वैसे भी कांग्रेस की यहाँ पर लहर है, तो समझ लो कि कांग्रेस ही जीतेगी वो।
224 सीटों में 113 मेजोरिटी के लिए चाहिए था, 136 यानी कि पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। क्लियर है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। अगला, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार ट्विटर के नए सीईओ कौन बने? तो ट्विटर की नई सीईओ बनेंगी लिंडा याकारिनो। ट्विटर के जो मालिक हैं एलन मस्क, उन्होंने घोषणा किया है कि ट्विटर को अब नया सीईओ मिल गया है और ये लेडी सीईओ होंगी। ठीक है, लिंडा याराकिनो। ये एनबीसी यूनिवर्सल की एडवर्टाइजमेंट हेड हैं और अब ये होंगी सीईओ ऑफ ट्विटर। एलन मस्क ने ट्विटर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का पद चुना है अपने लिए और सीटीओ भी ये बने रहेंगे। ठीक है, सीईओ का पद छोड़ दिए हैं। ट्विटर को पिछले साल अक्टूबर में $44 बिलियन में ये खरीद लिए थे। ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। इसको खोजा इसको बनाया था जैक डॉर्सी ने। ठीक है, इसको स्थापित किया था जैक डॉर्सी ने। अगला, आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो वो बन गए हैं यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल ने महज 13 गेंदों में ही सबसे तेज आईपीएल में अर्धशतक लगा दिया, यानी 50 रन बना दिए। 50 रन को अर्धशतक कहते हैं, 100 रन को कहते हैं शतक। इन्होंने केकेआर के खिलाफ मैच में ये कीर्तिमान हासिल किया है। राजस्थान रॉयल के ये भी खिलाड़ी हैं। ठीक है, 13 गेंदों में अर्धशतक पूरा किए हैं। 56वें मैच में ये ईडन गार्डन के मैदान पर केकेआर के खिलाफ ये कीर्तिमान हासिल किए। अच्छा, इनके बाद कौन कौन से हैं, यानी कि इनके पहले किसके किसके नाम ये रिकॉर्ड था? तो केएल राहुल के नाम और पैट कमिंस के नाम 14-14 गेंदों में रिकॉर्ड था। उससे पहले यूसुफ पठान के नाम था और सुनील नारायण भी 15 गेंदों में बनाए हुए, लेकिन अब यशस्वी जायसवाल ये 13 गेंदों में बना दिए हैं। अगला, हाल ही में किस एजेंसी ने 2025 तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की घोषणा की? तो स्पेस एक्स जो है ये 2025 तक दुनिया का पहला कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन लॉन्च करने जा रहा है। कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन मतलब पैसा देकर के कोई भी जाकर के वहां पर सुविधाएं ले सकता है स्पेस स्टेशन की, मतलब वहां से कोई लॉन्चिंग करना हो, कोई खोज करनी हो तो वो कर सकता है। अभी तक जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो चल रहा है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो गिराने की बातचीत चल रही है। नासा ने कहा है कि वो 2030-31 तक गिरा देगा। कहाँ गिराएगा? प्रशांत महासागर में गिराएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 1998 में लॉन्च किया गया था। इसमें बहुत सारे देश शामिल थे, इसलिए इंटरनेशनल नाम दिया गया इसको। यूएस, कनाडा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, रूस की रॉसकॉस्मोस, ये सभी शामिल होकर के मिल करके 1998 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च किए थे। लेकिन आजकल डोमिनेंस तो नासा का ही चल रहा है वहां पे। चलिए, तो फिलहाल स्पेस एक्स जो है ये इसे लॉन्च करेगा हेवन आई नाम से। ठीक है, और स्पेस एक्स तो आप जानते हो एलन मस्क की अध्यक्षता वाली एक कंपनी है, प्राइवेट स्पेस एजेंसी है अमेरिका की। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने 23 जून को किसके जन्मदिन को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ग्रासरूट दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अब 23 जून को मनाएगा दोस्तों प्रदीप कुमार बनर्जी जी के सम्मान में AIFF ग्रासरूट दिवस, उनकी जयंती पर। प्रदीप कुमार बनर्जी या पीके बनर्जी बहुत ही महान ये फुटबॉलर थे भारत के, अपने टाइम के ये दिग्गज फुटबॉलर हुआ करते थे। तो इन्हीं की जयंती के अवसर पर यह दिवस डेडिकेट किया गया है, AIFF ग्रास रूट डे। क्लियर? तो 23 जून को सम्मानित किया जाएगा। वैसे 23 जून को दोस्तों ओलंपिक दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा, ये भी खेल से ही संबंधित है, ओलंपिक दिवस है ना। अच्छा, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक इनके नेतृत्व में टीम ने जीता था 1962 में। ये विदेशी क्लब के कोच बनने वाले पहले भारतीय थे। क्लियर है? तो ये थी इस वीक की करंट अफेयर और आई होप आपने बहुत अच्छे से रिवीजन किया। अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा जीएस सफलता बैच के लिए ये लास्ट दिन है, तो जिन जिन लोगों ने ऑफर का फायदा नहीं उठाया है, जाइए उठाइए फटाफट से, इसका फायदा उठाइए। और अगर कोई डाउट है, कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ई बुक और बाकी कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, आप वो सब MZT ऐप से प्राप्त कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।